ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कौन सी बड़ी खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत एक बार फिर मौसम की खबर के साथ। गहराया अल नीनो का खतरा, जल्द महंगा हो सकता है कोयला, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। क्या असर होगा ये जानेंगे। क्यों महंगा हो रहा है कोयला ये भी समझेंगे। क्यों नहीं मिल रहे अच्छे रोजगार, क्या बता रहे हैं शेयर बाजार के बड़े सौदे। क्रेडिट स्विस के अधिग्रहण का क्या होगा भारत पर असर, और क्या है रूस चीन की मुलाकात के मायने। चीन और रूस की दोस्ती जब बढ़ रही है तो दुनिया के बहुत सारे देश इसको आंख लगाकर देख रहे हैं। क्या मायने इसके भारत के लिए हैं, क्या मायने इसके ग्लोबल एनर्जी मार्केट के लिए हैं, ये समझेंगे। शुरुआत एक बार फिर बेमौसम बारिश की खबर के साथ। उत्तर और मध्य भारत में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बागवानी को भारी नुकसान हुआ। इसका असर रबी फसलों पर भी पड़ा है। केंद्र सरकार ने भी माना है कि इस बेमौसम बरसात की वजह से प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। इसका आकलन भी किया जा रहा है। उधर निजी एजेंसी स्काईमेट का अनुमान है कि इस साल अल नीनो रहने की पूरी आशंका है। इससे मानसून की बारिश सामान्य से कम रह सकती है। अगर यह आशंका सही साबित हुई तो इसका असर खरीफ फसलों पर भी पड़ेगा। सर, बेमौसम बरसात से जो नुकसान हुए उसके ताजा अनुमान क्या बता रहे हैं? शुभम, बेमौसम बरसात के जो दो हमारे सामने आकलन आए थे। एक पहला आकलन था बारिश का जो चक्र पूरा हो रहा है, जिसका असर हमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के में जो गेहूं की शुरुआती फसल होती है, जो प्रारंभिक फसल होती है, जो अर्ली सोइंग की वीट की क्रॉप है, उस पर काफ़ी बड़ा और गहरा असर हुआ है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी खबर इसमें यह है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये जिस मौसम का बदलाव है, ये आज से ख़त्म हो जाएगा। पर दूसरी चुनौतीपूर्ण खबर यह है कि 23 तारीख की रात से आईएमडी का ये कहना है कि एक और मौसम का ऐसा ही स्पेल आने वाला है, जो स्पेल 2 दिन तक चलेगा और इसका असर फिर उसी हिस्से पर पड़ेगा जिस हिस्से में अभी बारिश हो चुकी है, और बारिश की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। कल हमने आपको मनी सेंट्रल में बताया था कि इस साल मार्च के महीने में जो मौसम में परिवर्तन हुआ है उसमें बारिश का औसत नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा है, 10-10 हज़ार परसेंटेज तक ज़्यादा है। यानी सामान्य से बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस क्षेत्र में, जिसके कारण किसानों को अपनी फसल को समेटने सहेजने का मौका नहीं मिल रहा है। 2 तरीके के नुकसान रिपोर्ट हो रहे हैं। एक तो खड़ी हुई फसल का नुकसान रिपोर्ट हो रहा है जो कि खेत में है। दूसरा ये कि जहाँ पर कटाई शुरू हो चुकी है वहाँ फसल को खलिहान में नुकसान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में एक राउंड रेन के बाद, मार्च की बरसात के बाद ऐसी खबर है कि किसानों ने बड़े पैमाने पर कटाई शुरू कर दी है, क्योंकि अगले एक और मौसम के बीच में, बारिश के बीच में उनको जितना मौका मिल जाए उसकी कटाई की कोशिश की जा रही है। जो ताज़े आंकड़े हैं उस हिसाब से भारत में करीब 34 मिलियन हेक्टेयर्स में गेहूँ की बुआई होती है। उस हिसाब से सरकार का ये मानना है, कृषि विभाग का ये मानना है कि इस मौसम का असर एक छोटे से हिस्से पर पड़ेगा। लेकिन आमतौर पर गेहूँ के अतिरिक्त जो बाकी फसलें हैं जिससे प्रभावित हो रही, हार्टिकल्चर की, सब्जियों की, बाकी उन पर असर ज़्यादा गहरा है। सर, स्काईमेट कह रहा है अल नीनो का खतरा लगभग तय है। कितनी गहरी आशंका है इसकी? ये पहला अनुमान है शुभम। मार्च ख़त्म होते होते और रबी की फसल की कटाई शुरू होते होते मानसून को लेकर पहला अनुमान आ गया। स्काईमेट की तरफ से कहा गया कि भारत में इस बार सामान्य से कमज़ोर मानसून रहने की संभावना है। लगभग दुनिया की सारी वेदर एजेंसियां, सारे मौसम विभाग, ऑस्ट्रेलिया का भी मौसम विभाग और यूरोप के मौसम विभाग भी अल नीनो की आशंका 50 से 60 और 70% तक जता चुके हैं। जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये साल अल नीनो का साल होगा। मानसून कितना कमज़ोर होगा इसकी संभावनाएं हमें थोड़े समय बाद, 1 महीने बाद पता चलेंगी। लेकिन अगर अल नीनो आता है जिस परिस्थिति में हमने पिछले रिकॉर्ड देखे हैं, जुलाई अगस्त के समय अल नीनो का असर सबसे ज़्यादा होता है। अल नीनो का असर मौसम के प्रवाह पर उस समय दिखता है जब भारत में मानसून लगभग उठकर भारत के बड़े हिस्सों में फैलना शुरू होता है। जून से शुरू होता है और जब मुख्य कृषि वाले क्षेत्रों में मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ बढ़ता है, उस समय मानसून पर एल नीनो का असर दिखाई देगा। मौसम विभाग के आकलन का अनुमान, अभी आकलन का इंतजार है कि मौसम विभाग एल नीनो के बारे में क्या कह रहा है। लेकिन एक आकलन मौसम विभाग फरवरी में बता चुका है कि इस साल मानसून पर असर रहेगा, क्योंकि तापमान रिकॉर्ड से कहीं ज़्यादा, सामान्य से कहीं ज़्यादा ऊंचा रहने वाला है। सर, क्लाइमेट चेंज को लेकर कल आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी, क्या इसमें नए आकलन आए हैं? क्या भारत को लेकर चेतावनी दी गई है? क्लाइमेट चेंज पर आईपीसीसी की रिपोर्ट चौंकाने वाली है, और चौंकाने वाली इस दृष्टि से है क्योंकि आईपीसीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है
है कि तापमान में जितनी भी बढ़ोतरी होती है, और माना जा रहा है कि करीब करीब 1.5 डिग्री के आसपास की तापमान की बढ़ोतरी अगले एक दशक के दौरान, अगले 5 सालों के दौरान दिखाई देगी, 5 साल से 10 साल के दौरान दिखाई देगी। उसका कहना है कि भारत एक्सट्रीम क्लाइमेट सेंसिटिविटी के देशों में शामिल है। लगभग दुनिया के ऐसे 20 देश हैं जहां पर पर्यावरण के बदलावों का सबसे ज़्यादा असर अर्थव्यवस्था पर, लोगों की जीविका पर पड़ रहा है। ये रिपोर्ट ये मान रही है कि जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी, भारत के फसल चक्र पर, भारत की कृषि पर सबसे ज़्यादा गहरा असर होगा। और जो बात हम लोगों ने शायद मनी 9 के दर्शकों को याद होगा कि 2 सप्ताह पहले हमने इकोनॉमिका में विस्तार से इस संभावना पर चर्चा की थी, और वो संभावना अब सामने आती दिखाई दे रही। क्लाइमेट चेंज की IPCC की रिपोर्ट जो सरकारों और पॉलिसी मेकर्स को कई सारे अलग अलग आयामों के बारे में चेताती है, लेकिन भारत के बारे में इसकी चेतावनियां काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक हैं और चुनौतीपूर्ण हैं। उसका कहना यह है कि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं उसमें भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में हो सकता है। और उसकी वो नमूना हम उसका सामने देख रहे हैं कि भारत में मानसून का चक्र बिगड़ रहा है, कटी हुई फसल पर बारिश का मौसम आ गया है, और पिछले 5-6 साल में मानसून का जो वितरण है वो पूरी तरह असमान रहा है। सामान्य से अधिक वर्षा होती है फसल की कटाई के मौक़ों पर खरीफ में, और बुवाई के मौक़ों पर बारिश होती ही नहीं है, सूखा होता है। ये चक्र भारत में पिछले 3-4 साल से बनता दिखाई दे रहा है। और इस असंतुलित मानसून पर अगर आप विस्तार से जानना समझना चाहते हैं तो 9 दिन पहले ही एक इकोनॉमिकम हमने रिकॉर्ड किया था, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं देर ना हो जाए, ये टाइटल था उसका। इस पर आप मौसम को विस्तार से, इसके असंतुलन को विस्तार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अगली खबर कोयले की कीमतों से जुड़ी। आने वाले दिनों में कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने इंडियन कोल मार्केट कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए इस बात के संकेत दिए। उनका कहना है कि इस साल मजदूरी में बढ़ोतरी होने का असर कोल इंडिया की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा, अगर कीमतें नहीं बढ़ी तो कई अन्य तरीके की समस्याएं सामने आ सकती हैं। कोयले की कीमतों को बढ़ाने को लेकर इसके हित से जुड़े जो हितधारक हैं उनसे बातचीत जारी है। बीते 5 साल से कोयले की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सर, कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी की बातें क्यों हो रही हैं? ये बड़ी खबर है, और इस खबर का असर हमें बिजली की दरों पर बाकी दिखाई देगा। हमें पता है कि भारत में अधिकांश कोयला कोल इंडिया निकालती है, और उसकी सब्सिडीज जो अलग अलग शाखाएं हैं वो निकालती हैं। कोल इंडिया को कीमतों में बढ़ोतरी का स्पष्ट ऐलान करना पड़ा, और इस बात की संभावना भी है कि कोल की कीमतें आने वाले समय में बढ़ेंगी। और उसकी वजह यह है कि कोल इंडिया ने जो अभी हाल में अपना एक कर्मचारियों के साथ वेज नेगोशिएशन किया है, यानी मजदूरी और वेतन बढ़ाने का जो समझौता किया है, उसके बाद कोल इंडिया के बजट पर या कोल इंडिया के फिनांसेस पर वेतन की लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ख़ासतौर से कुछ सब्सिडीज जो घाटे में हैं, जो नुकसान में हैं, या जिनके फ़ायदे कमज़ोर हैं, उनके ऊपर इसका ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें बढ़ी हैं पिछले 3 साल में। हमने देखा है लगातार भारत को महंगा कोयला आयात करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में कोल इंडिया, जो भारत का सबसे बड़ा और इकलौता मोनोपोली कोल प्रोड्यूसर है, जिसकी कोयले से बनने वाली बिजली लोगों के घरों तक आती है, वो कीमत में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रहा है। यह खबर बिजली उपभोक्ताओं के लिए तो अच्छी है नहीं, इससे ज़्यादा खराब खबर, ये चुनौतीपूर्ण खबर है बिजली बोर्डों के लिए, बिजली वितरण कंपनियों के लिए और बिजली उत्पादन करने वाली इकाइयों के लिए, जो अभी तक अपने बकायेदारी को लेकर राज्य सरकारों के साथ उलझे हुए हैं। इस बीच कोयले की महंगाई बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का रास्ता खोलेगी। पिछले 2 साल में शुभम, भारत में अधिकांश राज्यों में बिजली की दरें बढ़ चुकी हैं, और अलग अलग चरणों में बिजली की दरों में और बढ़ोतरी होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। देश में बेरोजगारी की समस्या घटने के बजाय बढ़ती जा रही है। EPFO के ताजा आंकड़े इसके संकेत दे रहे हैं। जनवरी के दौरान पहली बार रोजगार लेने वालों का मासिक आंकड़ा 20 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया। जनवरी में वैसे तो कुल 14 लाख से ज़्यादा खाते खुले EPFO के, लेकिन इनमें से केवल 7,70,000 ऐसे खाते थे जिन्होंने EPFO में पहली बार खाता खुलवाया, यानी कि ये वो लोग थे जिनको नया रोजगार मिला। दिसंबर में यह आंकड़ा 8,40,000 का था। उधर कई दिग्गज कंपनियां लगातार छटनी कर रही हैं। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। ताज़ा खबर ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की तरफ से, ये नए सिरे से 9,000 लोगों को दुनिया भर से निकाल रही है, दुनिया भर के अपने दफ्तरों से निकाल रही है। जाहिर सी बात है, इसमें भारत के कर्मचारी भी शामिल होंगे। सर, EPFO के इन आंकड़ों को किस तरह पढ़ा जाए? भारत के पास रोजगारों के आंकड़ों की जबरदस्त किल्लत है, जबरदस्त टोटा है। और आप देखिए कि भारत में एक छोटा सा संगठित क्षेत्र का हिस्सा है, वो भी प्रोविडेंट फंड के तहत आता। उसके जरिए हम भारत में फॉर्मल या औपचारिक रोजगारों की परिस्थिति नापने की कोशिश करते हैं। अभी तक भारत के पास एक रोबस्ट, एक अच्छा, एक भरोसेमंद रोजगार आंकड़ा सिस्टम नहीं, जिससे हम प्रति सप्ताह या प्रति महीने जान सकें कि भारत में रोजगारों की परिस्थिति क्या है। खैर, जो आंकड़ा हमारे सामने आया वो फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में संगठित क्षेत्र में फॉर्मल जॉब्स का जिनको हम फॉर्मल जॉब्स कहते हैं, उनकी कमी बेशी नापने का इकलौता पैमाना है, जिसके आधार पर हमें पता चला है कि भारत में
EPFO में को सब्सक्राइब करने वालों की संख्या में रिकॉर्ड गिरावट आई है। और ये अब इस तरह से इंटरप्रेटेड किया जाता है, इसकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि भारत की संगठित क्षेत्र में नौकरियां लगातार घट रही हैं और बढ़ तो नहीं रही हैं, जो मौजूदा नौकरियां हैं वो भी कम हो रही हैं, यानी लोग छोड़ रहे हैं। EPFO में संख्या ना बढ़ना एक अलग परिदृश्य है, एक अलग फिनोमेना है, और EPFO में संख्या घटना एक दूसरा परिदृश्य है, दूसरा फिनोमेना, और इन्हें रोजगार के संदर्भ में समझना हमारे लिए जरूरी है। ना बढ़ने का मतलब है कि नई नौकरियां तो नहीं आ रही, लेकिन जो हैं वो स्थिर हैं, पर घटते जाने का मतलब है कि जिनके पास EPFO अकाउंट थे वो नौकरियों से निकाल दिए गए और उनके अकाउंट बंद हो गए। स्वाभाविक सी बात है कि भारत में पिछले 1 साल के अंदर न्यू इकोनॉमी में, स्टार्टअप्स में जिस बड़े पैमाने पर छटनी हुई है उसका असर हमें इन आंकड़ों पर दिखाई दे रहा है। पिछले पूरे साल में शायद ही देश की कोई बड़ी स्टार्टअप कंपनी रही होगी जिसका ब्रांड आप पिछले 2 सालों में हर जगह चमकता देख रहे होंगे, बायजूस से लेकर अमेज़ॉन तक और जोमेटो से लेकर ब्लिंकिट और स्विगी तक, जिन्होंने भारत में नौकरियों में छटनी नहीं की होगी, अपने यहाँ कर्मचारियों को नहीं निकाला होगा। संगठित क्षेत्र की नौकरियों की चुनौती इस आंकड़े की रोशनी में और ज़्यादा जटिल होने वाली है, जब आप 2 और तथ्य को ध्यान दें कि भारत में अगले साल 3 साल की न्यूनतम विकास दर रहने वाली है, 6% के आसपास की आर्थिक विकास दर का आकलन किया जा रहा है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जहाँ से सबसे ज़्यादा रोजगार आते हैं, ऑटोमोबाइल, वहाँ भी अब मंदी के संकेत मिलने लगे हैं। काले धन पर सरकार लगातार सख्ती कर रही है। आयकर विभाग ने काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत 2018-19 से लेकर 21-22 तक कर चोरी करने वालों से कुल 13,566 करोड़ रुपए मांग के कर नोटिस जारी किए हैं। इस दौरान कुल 349 मूल्यांकन आदेश जारी किए गए। इसके अलावा कर अधिकारियों ने पिछले 8 सालों में 5,931 समूहों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाकर 8,830 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। सर, ये कौन सी ब्लैक मनी है जिनके लिए नोटिस दिए जा रहे हैं? हमें याद होगा कि सरकार ने 2015 में एक नया कानून जारी किया था, जिस कानून को ब्लैक मनी और अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एसेट्स और इम्पोजिशन एक्ट कहा गया था, खासतौर से विदेशी आय के संदर्भ में। और इस कानून के तहत 13,566 करोड़ रुपए के टैक्स एवेजन के, टैक्स चोरी के मामले पकड़े गए हैं। ये इस ब्लैक मनी एक्ट, ये जो विदेश में रखे गए पैसे से जुड़ा हुआ था, इसके लिए अब इनकम टैक्स विभाग इन्हें नोटिस भेज रहा है। ये पहली बार है जब पिछले 4 साल में विदेश से जुड़े हुए काले धन के मामलों का इतना बड़ा एक मुश्त सूचना हमारे सामने आई है। विस्तृत जानकारी तो खैर आमतौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन चीज़ों की नहीं देता है, क्योंकि ये गोपनीय मामले होते हैं, लेकिन इस कानून के तहत असेसमेंट केसों की संख्या ये बताती है 350 के आसपास असेसमेंट हुए हैं, जो 2018-19 और 2021-22 के बीच हैं। इनके आधार पर 13,000 करोड़ रुपए के काले धन की जो डिमांड रेज की गई है, जो नोटिस की जा रही है, ये संख्या काफ़ी बड़ी है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं, शेयर बाजार निवेशक हैं, तो ये खबर आपके लिए और बहुत ध्यान से सुनने वाली खबर है। पिछले कुछ महीनों के दौरान विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार मुनाफा वसूली कर रहे हैं और कई कंपनियों में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। प्राइवेट इक्विटी फंड और दिग्गज विदेशी निवेशकों ने पिछले 6 महीने के दौरान सेकेंडरी मार्केट मतलब शेयर बाजार से करीब 35,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। प्राइमरी मार्केट जहाँ IPO आते हैं, सेकेंडरी मार्केट जहाँ ट्रेडिंग होती है। मदरसुमी, सोना BWL, PTM, जोमेटो, एक्सिस बैंक और जी एंटरटेनमेंट जैसी बड़ी कंपनियों से निवेशकों ने मुनाफा वसूली की है। सर, ये मुनाफा वसूली, ये जो बिक्री है, ब्लॉक डील्स के जरिए की गई है, क्यों चौंका रही है ये घटनाक्रम चौंकाने वाला है। और आमतौर पर शेयर बाजार को अगर आप करीब से समझने की कोशिश करना चाहते हैं तो इन आंकड़ों को या इस सूचना को आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से पहचाना और समझना चाहिए। इसकी वजह है कि इससे बाजार के रुख के बारे में, बाजार में भीतर क्या चल रहा है, सेंसेक्स की सुर्खियों के भीतर क्या चल रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती। आमतौर पर शुभम, जब बाजार वॉलेटिलिटी के स्थिति में होता है, तेज उतार चढ़ाव की स्थिति में होता है, तो बड़े निवेशक बाजार में निवेश करते हैं, निकलते नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि इसी मौके पर उन्हें बेहतर कमाने के मौके मिलते हैं। बाजार में तेज उतार चढ़ाव में जो बड़ी डील्स होती हैं वो उन्हें बेहतर रिटर्न देने की संभावनाओं के साथ आती हैं, क्योंकि बाजार ऊपर चढ़ रहा होता तो शायद उतनी खरीदारी नहीं होती, पर बाजार में तेज गिरावट के दौरान बड़े निवेशकों के लिए, छोटे निवेशक तो इतनी तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, पर बड़े निवेशक तेजी से रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन भारत के बाजार में संगठित रूप से कुछ बड़े बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं। शुभम ने आपको बताया करीब 25 के आसपास ब्लॉक डील हुई हैं, और वो ब्लॉक डील दोनों इकोनॉमी के हिस्सों में हुई हैं। शेयर बाजार के जो नई इकोनॉमी के हिस्से यानी स्टार्टअप इकोनॉमी, और जो पुरानी इकोनॉमी
इकोनॉमिक हिस्से इंडिगो, मदरसन सुमी जैसी कंपनियां हैं या श्रीराम फाइनेंस जैसी कंपनियां, यहाँ भी डील हुई। ब्लॉक डील्स में दो तरीके के रुख हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। एक तो भारतीय बाजार में नई इकॉनमी में निवेश करने वाले जो विदेशी निवेशक थे वो नुकसान पर भी बाजार से एग्जिट कर रहे हैं, जिसमें अलीबाबा को निकलते देखा, सन माइक्रोसिस्टम, के सॉफ्ट बैंक को हमने बाजार से निकलते देखा, और भी बहुत सारे ऐसे निवेशक जिन्होंने शेयर बाजार में उन कंपनियों में निवेश किया था जो हाल में आईपीओ लेकर बाजार में आई थी, खासतौर से जो न्यू इकॉनमी कंपनियां थी, वहां से ब्लॉक डील्स में बड़ी एग्जिट हुई हैं। आपको याद होगा कि जैसे जैसे इनके लॉक इन खत्म होना शुरू हुए हैं, चाहे वो नायका हो, जोमेटो हो, डिलीवरी हो, इनमें सब में बड़े पैमाने पर बिकवाली आई है। दूसरी तरफ और बड़े निवेशक बड़ी कंपनियों से बाहर निकल रहे हैं। 2023 में हमने साइनेक्स जैसी विदेशी कंपनी को, साइजिन एनर्जी कॉर्पोरेशन को, एम्बेसी प्रॉपर्टी डेवलपर्स को, ऐसी कई बड़ी कंपनियों को ब्लॉक डील्स में एक मुश्त शेयर बेचते हुए देखा है। और ये बिकवाली इस बात की तरफ संकेत कर रही है कि भारतीय बाजार के बड़े निवेशक अब अपने जोखिमों को कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं या अपनी जोखिमों की संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं। तो इसलिए आप अगर शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ब्लॉक डील्स पर करीब से ध्यान रखिए, इनकी सूचना जरूर देखते रहिए, क्योंकि ये निवेशक दरअसल स्टॉक मार्केट में उस कंपनी के शेयर के भविष्य का रुख भी तय करते हैं और बाजार की दिशा को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्विस बैंक यूबीएस की तरफ से क्रेडिट स्विस के अधिग्रहण के बाद दोनों बैंकों के भारतीय ऑपरेशन को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है। यूबीएस को भारत में क्रेडिट स्विस का ऑपरेशन चलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी। फिलहाल क्रेडिट स्विस और यूबीएस दोनों ही भारत में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट का काम करते हैं। सर, ये मर्जर हो गया, क्या असर पड़ेगा भारत पर? भारत में दो बड़े असर दिख रहे हैं। भारत में एक तो ये कि रिजर्व बैंक को अब नए सिरे से क्रेडिट स्विस और यूबीएस के मर्जर को मंजूरी देनी होगी। इस बात की संभावना दिख रही है कि क्रेडिट स्विस का भारत में जो कारोबार है वो छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, क्योंकि यूबीएस इस अधिग्रहण के बाद बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में क्रेडिट स्विस के कर्मचारियों की संख्या में छटनी करेगा और इस छटनी का असर हमें भारत के बाजार पर भी दिखाई देगा। दूसरी चीज़ है कि क्रेडिट स्विस और यूबीएस अलग अलग कंपनियों के तौर पर, अलग अलग बैंकों के तौर पर काम कर रहे थे और भारतीय बैंकों के साथ उनके काम के कारोबारी रिश्ते थे, लेन देन थे। उसे संगठित करने में मर्जर के बाद रिजर्व बैंक को नए तरीके से उन रिश्तों को परिभाषित करना होगा और ये काम पूरी दुनिया के अलग अलग बैंकिंग रेगुलेटर्स करते हैं जब किसी बड़े बैंक का मर्जर होता है और उसे मंजूरी दी जाती है। ये दो बड़े घटनाक्रम हैं जो भारतीय बाजार में दिखाई देंगे। प्रत्यक्ष रूप से नौकरियों पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट स्विस घाटे में है और इसलिए उसके घाटे को कम करने का लक्ष्य लेकर ही यूबीएस ने ये डील की है, इसे आगे आकर खरीदा है। इसलिए भारतीय बाजार में बैंकिंग क्षेत्र में नौकरियों में कटौती होने की संभावना है। सर, इस मर्जर के बाद यूरोप के जो बाजार हैं, जो बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ किस तरीके की प्रतिक्रिया है? शुभम, बाजार अब धीमे धीमे झटके को पचाने की कोशिश कर रहा है और जैसे जैसे ये यूबीएस और क्रेडिट स्विस के मर्जर के बारे में विस्तृत जानकारियां बाहर आ रही हैं, कहीं घाव सहलाए जा रहे हैं, कहीं नुकसान समझने की कोशिश की जा रही है, कहीं जानने की कोशिश की जा रही है कि इस सौदे में फ़ायदा किसे हुआ और नुकसान किसे हुआ। और वो जो लिस्ट अंदर से निकल कर आ रही है वो काफ़ी दिलचस्प और चौंकाने वाली है। जैसे कि अभी हिसाब लगाया जा रहा है कि इस पूरी डील में, जिसमें करीब 17 अरब डॉलर के 81 बॉन्ड्स खत्म हो गए, जिन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया गया। यूरोप के बाजारों के लिए इसे डाइजेस्ट कर पाना, इसे बचा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बहुत बड़ी राशि है और यूरोप में कभी सोचा नहीं गया था, क्योंकि परपेचुअल इक्विटी के बॉन्ड्स में निवेश करना यूरोप के बड़े लॉन्ग टर्म निवेशकों की, हेज फंड्स की, सॉवरेन वेल्थ फंड्स की निवेश की पुराना तौर तरीका रहा है, उसी तरह से निवेश करते। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यूरोप पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण बैंकों में से एक क्रेडिट स्विस, 166 साल पुराना बैंक, इस स्थिति में आएगा कि देखते देखते 2 दिन के अंदर 17 अरब डॉलर का उनका निवेश खत्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जो बड़े क्रेडिट स्विस के बड़े शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ज़बरदस्त नुकसान हुआ है इस डील से। यूबीएस के लिए तो ये फ़ायदा ही फ़ायदा। यूबीएस को तो ऑलमोस्ट शून्य में, ऑलमोस्ट फुटकर पैसे में, चिल्लर के आधार पर ये इतना बड़ा बैंक मिल गया स्टॉक के हिसाब से और निवेश के लिहाज से। लेकिन सऊदी नेशनल बैंक को लीजिए, सऊदी नेशनल बैंक ने पिछले साल अक्टूबर में क्रेडिट स्विस में करीब 10% हिस्सेदारी खरीदी थी, 1.1 बिलियन स्विस फ्रैंक्स का निवेश किया था। यही सऊदी नेशनल बैंक था जिसके बयान के बाद ताज़ा क्राइसिस शुरू हुई 2 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते पहले, और अचानक फिर क्रेडिट स्विस पूरा तरह से डिसमेंटल होकर इस स्थिति में आ गया कि उसका अधिग्रहण हुआ। सऊदी नेशनल बैंक को बड़ा नुकसान हुआ है
इस अधिग्रहण से। सऊदी नेशनल बैंक के लिए बड़ा झटका है। सऊदी नेशनल बैंक का मालिक सऊदी अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड है, जिसके मालिक सऊदी अरब के प्रिंस MBS हैं। दूसरा बड़ा नुकसान हुआ है अरब के एक और फंड को, जिसका नाम जो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, जो कतर का सॉवरेन इन्वेस्टमेंट फंड है, इसने भी तीसरा शायद सबसे बड़ा हिस्सेदार था क्रेडिट स्विस में, जहाँ तक आंकड़े बताते हैं, इसको भी इस बिक्री से, क्रेडिट स्विस की बिक्री में नुकसान हुआ है। इसके अलावा और भी कई बड़े निवेशक हैं और 81 बॉन्ड होल्डर, जिनके बारे में हमने आपको बताया है। अब वो निवेशक इस नुकसान को सहने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित सी बात है, इनको बड़ा नुकसान हुआ ही होगा जब $66 बिलियन की बैलेंस शीट केवल $3 बिलियन में बिक जाए, $17 बिलियन के 81 बॉन्ड स्वाहा हो जाएं, तो नुकसान बड़ा है इस अधिग्रहण का। यूरोप की तरह अगर आप अमेरिका में देखें तो वहाँ भी कुछ एक अपडेट है। वहाँ अपडेट ये है कि यूएस के बैंकिंग संकट में असफल हुए सिग्नेचर बैंक को नया खरीदार मिल गया है। बैंक की 40 शाखाओं के ऑपरेशन को न्यूयॉर्क कम्युनिटी बैंकॉर्प की सहायक कंपनी ने 19 मार्च को खरीद लिया है। सिलिकॉन वैली बैंक संकट के बाद सिग्नेचर बैंक के सामने भी संकट पैदा हो गया था और 12 मार्च को शाखाओं को बैंक की बंद कर दिया गया था। ये बात लेकिन रिपब्लिक बैंक तक है। सिलिकॉन वैली बैंक को अभी तक रेगुलेटर उसके लिए खरीदार नहीं ढूंढ पाए, कल हमने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर। दिन की सबसे बड़ी खबर आज आ रही है रूस से, मॉस्को से। आज चीन के राष्ट्रपति रूस पहुंचे हैं, जापान के प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं। दुनिया भर में अगर आप जियोपॉलिटिकल के हिसाब से देखें तो ये सबसे चौंकाने वाली खबर है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोमवार को 3 दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे थे। उसके बाद मंगलवार की सुबह ये खबर आई कि जापान के प्रधानमंत्री अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। चीन और जापान दोनों ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं, इसलिए ये घटनाक्रम काफ़ी अहम हो जाता है। लेकिन इस घटनाक्रम के मायने बाजार के लिए क्या हैं, भारत के लिए क्या हैं, ये समझना बेहद ज़रूरी है। शुरुआत करते हैं एनर्जी मार्केट से। सर, इस मुलाकात का असर एनर्जी मार्केट पर क्या होगा? शुभम, वैसे तो अगर आप सुर्खियों की दृष्टि से देखें, अगर आप जो लोग भी इस पूरे घटनाक्रम को, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पुतिन की मॉस्को में मुलाकात को करीब से देख रहे होंगे, उनके दिमाग में सुर्खियां ही बन रही होंगी कि शी जिनपिंग किसी पीस प्लान को लेकर, किसी शांति की वार्ता की पहल को लेकर पहुंचे हैं और वो पुतिन को इस बात के लिए समझाने की कोशिश करेंगे कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध रोक दें। पर सबको ये पता है कि वास्तविकताएं इस तरह से नहीं चलती। डिप्लोमेसी में आपको जो दिखता है और ये पीछे हो रहा होता है, उसमें लगभग काले सफ़ेद का, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। शी जिनपिंग की इस यात्रा से रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकेगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। वाशिंगटन को भी और मॉस्को को भी, दोनों को इस बात की उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। शी जिनपिंग की यात्रा दरअसल इस डिप्लोमेटिक पहल के पीछे आर्थिक रूप से कई बड़े बदलावों की तैयारी के साथ आगे आई है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि डिप्लोमेटिक सुर्खियों से बाहर निकलकर इसके वो पन्ने खोले जाएं, इसके वो पहलू समझे जाएं जिनका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारत के भविष्य पर और भारत के आसपास की अर्थव्यवस्था पर और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर करीब से पहुंचेगा। और इसलिए माना जा रहा है, जो प्रेक्षक वहां मौजूद हैं, जिनसे हमारी कल बात भी हो रही थी, चीन और रूस के जो प्रेक्षक वहां मौजूद हैं, उनका मानना है कि सारी डिप्लोमेटिक और पीस की कोशिशों के पीछे आर्थिक रूप से रूस और चीन के बीच में एक बेहद गहरी रिश्तेदारी की तैयारी हो रही है, जिसमें रूस की मजबूरी, चीन की ताकत, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जैसा शुभम ने संकेत दिया, एनर्जी को लेकर है। इस समय मौजूदा परिस्थिति में रूस चीन का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है। करीब 1.94 बिलियन बैरल पर डे के हिसाब से जनवरी और फरवरी के दौरान रूस ने चीन को तेल बेचा है। इसके अलावा गैस, रूस से जो गैस पाइपलाइन के जरिए और कंटेनर दोनों के जरिए चीन को जाती है और चीन के गैस का सबसे बड़ा स्रोत गैस का रूस से आता है। रशिया का क्रूड एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ रहा है। इस स्थिति में, मौजूदा परिस्थिति में, जबकि रूस पर प्रतिबंध है, तो चीन एक अकेला ऐसा देश रहा है जिसने इन प्रतिबंधों को तोड़कर रूस को से गैस की खरीद भी जारी रखी है और तेल की खरीद भी जारी रखी है। करीब करीब जो चाइना का इंपोर्ट है रशियन कोल का, वो 20% के आसपास है उन ज़रूरतों में। तो तीनों चीज़ें एनर्जी की, ऑयल, गैस और कोल, इन तीनों मामलों में इस समय रूस की डूबती अर्थव्यवस्था को अगर कहीं से सहारा मिलता है तो चीन से मिलता है। और चीन चूंकि मैन्युफैक्चरिंग का टरबाइन है, दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा गढ़ है, तो वो एनर्जी का गजलर है, उसे ऊर्जा की ज़रूरत है। इसलिए इस यात्रा के जरिए शी जिनपिंग रूस की उस सबसे कमज़ोर नस को दबाएंगे जहां उसके सामने अब यूरोप का बाजार बंद हो चुका है और ऐसी स्थिति में उसे चीन के बाजार पर उसकी निर्भरता बढ़ानी होगी। चीन के मामले में कहा जाता है कि चीन बहुत
टफ बार्गेनर है, बहुत हार्ड बार्गेनर है। ये माना जा रहा है कि इस यात्रा पे शांति के समझौते की या शांति की कोशिशों की इस यात्रा के पीछे चीन रूस के साथ तगड़ा बार्गेन करेगा, तेल को लेकर, गैस को लेकर और लॉन्ग टर्म सप्लाईज को लेकर। एक पाइपलाइन की परियोजना और भी है गैस की, रूस और चीन के बीच, जिस पर काम शुरू होने वाला है। और रूस के लिए ज़रूरत यह है कि रूस को इस समय चीन का एनर्जी बाजार लंबे समय के लिए चाहिए, और ये समझौता रूस और चीन के बीच एनर्जी सेक्टर में एक नए तरीके की रिश्तेदारी लेकर सामने आएगा। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखना ज़रूरी है कि रूस से कई सारी बड़ी कंपनियां देश छोड़ चुकी हैं प्रतिबंध लगने के बाद, और रूस में कई सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक एसेट्स, चाहे वो ऑयल सेक्टर की हों, गैस सेक्टर की हों, कोल की हों, माइनिंग की हों, वो सारी एसेट्स खाली पड़ी हैं, ऑलमोस्ट डिस्काउंटेड डिस्ट्रेस रेट पर अवेलेबल हैं। और दुनिया में विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में चीन के पास काफ़ी विदेशी मुद्रा भंडार है, तो चीन इस रास्ते, रूस की मदद के रास्ते, इन एसेट्स पर भी लेगा। और यह माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में चीन की कंपनियों का निवेश हमें रूस में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये एनर्जी मार्केट का, और इस एनर्जी मार्केट की जो धुरी है, इसमें अगर आप ईरान और सऊदी अरब को जोड़ लें तो चीन ने दुनिया की तीनों बड़ी एनर्जी ताकतों को, एक के पास ओपेक है, एक के पास गैस है और एक के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल है, इन्हें अपनी ताकत से अपने साथ जोड़ लिया है। और ये ध्रुवीकरण, ये बदलाव दुनिया के एनर्जी मार्केट में करीब से देखा जा रहा है। सर, आपको लगता है कि इस जब लौट के वापस पहुंचेंगे चीन के राष्ट्रपति, तब तक रूस की निर्भरता और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी चीन पर? हाँ, और रूस की निर्भरता चीन पर दो वजह से बढ़ चुकी होगी। एक तो वजह ये कि यूरोप से आने वाला यूरोप को जाने वाला तेल या गैस है वो तो बंद ही है, कोल बंद ही है। जो तकनीक आती थी, जो सामान आते थे, जो आयात होते थे रूस में, वो भी बंद हैं, क्योंकि रूस के पास अब तो डॉलर भी अवेलेबल नहीं है और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी है, और दुनिया के देशों ने रूस के साथ ट्रेड बंद कर दिया है। चाइनीज़ गुड्स के इंपोर्ट के मामले में रूस अब बड़े पैमाने पर चीन से इंपोर्ट पर भी निर्भर है। तो अपनी ज़रूरी तकनीकी साजो सामान के लिए इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि रक्षा के क्षेत्र में डिफेंस के सामानों की आपूर्ति भी चीन से बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल चीन का जो एक्सपोर्ट, जो आंकड़ा मैं देख पा रहा हूं, 2022 में $76 बिलियन का एक्सपोर्ट था रूस का चीन को, $76 बिलियन का एक्सपोर्ट चीन ने किया था। और अब जबकि सारी बड़ी वेस्टर्न कंपनियां वहाँ से बाहर निकल गई हैं, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में टेक्नोलॉजी सेक्टर में, न्यू इकोनॉमी के सेक्टर में चीन ही सबसे बड़ा स्रोत रहेगा रूस के लिए नए निवेश को, नई तकनीकों को आकर्षित करने के लिए। सर, इस सारे मामले में युआन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उसकी ताकत कितनी बढ़ती देख रहे हैं आप? शुभम, ताजी खबर यह है कि रशिया के सेंट्रल बैंक के पास जब डॉलर नहीं थे जनवरी में, तो रशिया के सेंट्रल बैंक ने जो रेवेन्यू का में गैप था उसको पूरा करने के लिए $47 मिलियन के युआन को बाजार में बेचा है। व्यवहारिक रूप से सच्चाई यह है कि रूस के विदेशी मुद्रा भंडार में युआन अब सबसे बड़ी करेंसी हो रही है, और एक कोशिश जो डी-डॉलराइजेशन की पूरी दुनिया में चल रही थी, जिस कोशिश को पहले रूस ने शुरू किया था, फिर रूस इस मामले में प्रतिबंध से बाहर हो गया। चीन युआन को लेकर काफ़ी बड़ी और ताकतवर योजनाओं के साथ सामने आ रहा है। हम लोगों ने इकोनॉमिकम में विस्तार से इस पर चर्चा की थी कि चीन का जो युआन का सीक्रेट प्लान है, उसमें रूस सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, और इसलिए अब रूस की जो सेकेंड इंपॉर्टेंट करेंसी है दुनिया के ट्रेड के लिए, वो युआन हो जाएगी। इस बात की संभावना दिखाई दे रही। अभी हाल में जैसे मैंने आपको बताया कि रूस को अपने विदेशी मुद्रा भंडार से युआन बेचने पड़े हैं। अब सारी डील्स, चूंकि डॉलर तो है नहीं रूस के पास प्रतिबंध के कारण, तो जो भी लेन देन होगा, गैस या तेल का भुगतान होगा या चाइना से जो आयात होगा, वो युआन में होगा। और इसके साथ दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी अर्थव्यवस्थाओं के साथ चीन इस यात्रा से युआन के ट्रेड का एक बड़ा ढांचा तय करेगा, और उसके जरिए युआन का ट्रेड बाकी उन देशों को भी शायद जाएगा जिन देशों से रूस सप्लाई करता है। अभी ताजी घटनाक्रम आपको मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद होगा कि भारत को रूस के बैंकों ने इस बात के लिए बाध्य किया था कि वो भुगतान युआन में करें, और भारत ने बाद में उससे इनकार करके दिरहम में भुगतान करना शुरू किया था। अब आप अगर युआन की इस बढ़ती हुई ताकत को देखें तो रूस के जरिए हमें दिखाई दे रही। रूस को भविष्य में डॉलर नहीं मिलेंगे, इसलिए उसकी निर्भरता अपनी दुनिया के लेन देन के लिए युआन पर बढ़ती जाएगी। तो तीसरी बड़ी जो रणनीतिक दखल या जो तीसरी बड़ी रणनीतिक पहुंच रूस के अंदर चीन की हो रही है, वो युआन के साथ दिखाई देगी। सर, अब सारी बात लौटती है अपने तक, अपनी बात करेंगे तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए इसके क्या मायने मुलाकात? भारत के आसपास एक घटनाक्रम थोड़े ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। अगर आप देखें तो जैसे हमने कहा कि ओपेक
ओपेक और ओपेक प्लस की दो बड़ी ताकतें हैं, रूस और सऊदी अरब। सऊदी अरब और ईरान की मध्यस्थता के साथ चीन ने मध्य पूर्व में अपनी बड़ी पहुंच और बड़ी ताकत स्थापित कर दी है। सऊदी अरब को चीन का बाजार भी चाहिए अपना तेल बेचने के लिए, और चीन से अपनी ज़रूरत के सामान आयात करने के लिए भी चीन उन स्रोत है। ईरान के साथ आने के बाद गैस का एक बड़ा बाजार इसमें आ गया, और रूस और चीन के नए रिश्तों के बाद भारत के आसपास जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, जहां भारत अपनी पहुंच या पहल बनाने की कोशिश कर रहा था, जहां से रिश्ते बेहतर करने की कोशिश की जा रही थी, वहां चीन का दबदबा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। भारत की डिप्लोमेटिक दुविधा इस बात से होगी क्योंकि रूस और चीन के रिश्ते भारत के लिए काफ़ी संवेदनशील हो जाएंगे। इन्हें संभालने के लिए भारत को तमाम कोशिशें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप चीन की बढ़ते असर को देखें तो चीन का बढ़ता असर भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर निकलकर सेंट्रल एशिया, मध्य पूर्व और वार रेवेज्ड या युद्ध से पूरी तरह ध्वस्त रशिया तक पहुंच रहा है। और इससे जो नया ध्रुवीकरण दुनिया के बाज़ारों में दिख रहा है, जिसे अमेरिका को भी शायद संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा। इसके 3 बड़े असर हमें दुनिया में दिखाई देंगे। युआन, जैसा हमने कहा, युआन की ताकत के तौर पर आने वाले 1 साल के भीतर युआन दुनिया में करेंसी के तौर पर शायद नई ताकत बनकर उभरेगा कई सारे देशों के लिए। दूसरा, एनर्जी बाजार की धुरी जो आमतौर पर कभी अमेरिका के पास थी, फिर उसके बाद घूमकर वो रूस के पास आ गई, और रूस ने अपने कच्चे तेल की कीमतें सस्ती करके ओपेक के साथ पहले झगड़ा किया और फिर उसी ओपेक में शामिल होकर ओपेक प्लस बना दिया। वो धुरी कहीं ना कहीं चीन के पास पहुंचती दिखाई दे रही है ऊर्जा बाजार की, कोयला, गैस और तेल के मामले में। ये घटनाक्रम काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी रोमांचक है। आने वाले समय में इसमें कई और भी बड़े बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। हमारी नज़र इस पूरी यात्रा पर, इस पूरे घटनाक्रम पर बनी रहेगी। आप तक हर इससे जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी पहुँचती रहेगी। अब वक्त मनी सेंटर झटपट का। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कॉर्पोरेट जगत से जुड़े 2 बड़े फैसले आए। पहले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कैपिटल नए सिरे से नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी कि अब रिलायंस कैपिटल की नए सिरे से नीलामी होगी। इस तरह टॉरेंट समूह को झटका लगाए, अब बैंक दोबारा रिलायंस कैपिटल की नीलामी कर सकेंगे। दूसरे फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एनएससी को कोलोकेशन मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को राहत दी है, और कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी से कहा है कि वे एनएससी को 300 करोड़ रुपए की भरपाई करें। विदेशी बाजार में कच्चा तेल लगातार फिसलता जा रहा है। भाव अब करीब 15 महीने के निचले स्तर तक आ गए हैं। बाकी कमोडिटीज़ में भी गिरावट बनी हुई है, लेकिन तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती नहीं करेंगी, ऐसे संकेत हैं। सोमवार को विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव $70 प्रति बैरल तक पहुंच गया। कीमतों में लंबे समय से गिरावट है, लेकिन कंपनियों का कहना है कि जब भाव ऊपर थे तब हमने सस्ता तेल बेचा था, तो अब हम इसकी भरपाई कर रहे हैं। सरकारी कंपनियों को करीब 18,600 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था बीते 9 महीने में दिसंबर तक। सर, कोई टिप्पणी आपकी? तेल बाजार में लगातार गिरावट है, और जो मंदी के मजबूत संकेत हमें दिख रहे हैं, बैंकों के संकट के तौर पर देख लें या ब्याज दरों की बढ़ने की संभावना के तौर पर, तेल के बाजार में हमें उसका दबाव दिखाई दे रहा है। वैसे अगर आप परोक्ष रूप से देखें तो भारत के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए, पर जैसे ही कंपनियों से इस बात की बात कही जाए कि वो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाएं, उससे पहले उन्होंने बता दिया है कि उन्हें पिछले साल कितना घाटा हुआ है। मौजूदा परिस्थिति में शायद भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की संभावना नहीं दिखाई दे रही। तेल बाजार भी बहुत करीब से उन डिप्लोमेटिक घटनाक्रम को देख रहा है, आर्थिक कूटनीतिक घटनाक्रम को देख रहा है, क्योंकि रूस और चीन के रिश्तों से जो निकल कर आएगा उसका असर हमें दुनिया में तेल बाजार में तेल की कीमतों पर भी दिखाई देगा। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि अगर रूस बड़ा सप्लायर बनकर उभरता है इस यात्रा के बाद, जो कि पहले से मौजूद है चीन के लिए, तो चीन की अर्थव्यवस्था की खाड़ी देशों पर तेल के लिए निर्भरता कम होगी, और इसका असर हमें दुनिया में मांग और आपूर्ति के बदलाव के तौर पर दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होंगी, इसकी गुंजाइश कम है। अगर इसकी कोई कमी भी होगी तो शायद वो चुनावों के आसपास दिखाई देगी। तो फिर जब पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं होंगी तो पेट्रोल डीजल क्रूड चाहे और 70 की जगह 65 भी आ जाए, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत हमें नहीं है। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल दोपहर 2 बजे हमारे साथ जुड़ेंगी खास मेहमान श्वेता जैन, और वो समस्याओं का समाधान देंगी म्यूचुअल फंड से जुड़ी। तो अगर आपके पास म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई समस्या है, अगर आप कोई नया म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, पहले से खरीदे गए म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो को रिव्यू कराना चाहते हैं, कहीं से निकलना चाहते हैं, किसी फंड के बारे में समझना चाहते हैं, टैक्स बचाने के 9 ही दिन बचे हैं, ELSS फंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कल दोपहर 2 बजे ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ। कल श्वेता जैन हमारे साथ जुड़ेंगी। अपने सवाल भेजिए, अपना मेल भी कर सकते हैं सवाल money9query@tv9.com पर। अपना मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, जिससे कि हमारी टीम आपसे जुड़ सके और आपकी बात हमारी खास मेहमान से करा सके। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप मनी 9 के साथ। नमस्कार।